स्टूडेंट्स सेकंड ट्यूटोरियल का असाइनमेंट हमने क्रिएट कर दिया है एंड द लास्ट डेट इज मंडे 31st फॉर सबमिशन एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस है वो इस वीक के एंड तक फिनिश हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सबमिट इट ऑन मंडे। एंड इन केस जैसे अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है तो आई विल एक्सटेंड इट फॉर 1 or 2 days, but most probably it will be completed by the end of the week। तो आप लोग जो ट्यूटोरियल है उसको साथ ही साथ करते रहिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या उसके सोल्यूशन की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग इस क्लास में इनसे पूछ सकते हैं। एंड जैसे ट्यूटोरियल की अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स लाइक जैसे ये इंस्ट्रक्शन सेट एड्रेसिंग नोट्स यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक का हम लोगों ने डिस्कशन ऑलमोस्ट कर लिया है। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो ये थोड़ा सा रह गया है कुछ पार्ट, जो कि नेक्स्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इतना पार्ट तो हो गया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है 12, 13 एंड 14, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है। और हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन स्टडी कर ली, जैसे अगर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने ये सभी इंस्ट्रक्शन स्टडी कर लिए कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या वर्क है, डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इफ़ यू ट्राई यू विल बी एबल टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा सा भी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जो है मतलब ईजिली कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल वे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो ये भी कंप्लीट हो गया है। बट अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है इन क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में भी। एंड जो लास्ट टॉपिक है जिसमें कि हमने ये लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करी है, वो हम लोग मॉर्निंग के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। हाफ पार्ट हो गया है, हाफ पार्ट कल के लेक्चर में हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ब्रांचिंग, मशीन कंट्रोल एंड सिंगल डायग्राम। तो 1-2 लेक्चर्स का ये भी काम है। 1-2 लेक्चर्स में ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने भर का सिलेबस आप लोगों का हो गया। आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 तक तो आप अभी से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन सब कुछ डिस्कस हो चुका है। रेस्ट जो 11 के बाद के ये 4 क्वेश्चन बचते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है 11 to 16, 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग जो है बाकी के लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, तब तक हो जाएगा सिलेबस। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें सो दैट कि टाइमली आपका ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाए। बिकॉज इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी लेट सबमिशन किया है, तो आई डोंट वांट कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ये चीज़ रिपीट हो। कुछ क्वेश्चंस का शायद डिस्कशन हम लोगों ने कर भी लिया था, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे यहाँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको कुछ टॉपिक सेट्स में डिवाइड किया गया सो दैट कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है और कहाँ से आपको उसका आंसर मिल सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन एक साथ होते थे तो समटाइम्स
इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आंसर को फाइंड आउट करें तो किस टॉपिक में उसको फाइंड आउट करें। तो जैसे फर्स्ट पार्ट जो है टॉपिक का, इट इज़ पिन डायग्राम एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। तो ऑल द क्वेश्चंस अंडर दिस topic are related to pin diagram and architecture only. And first three questions are direct topic based questions. Like in question number one, you have to describe internal architecture of 8085 microprocessor. So while describing the internal architecture of 8085, you need to draw the architecture of 8085 microprocessor, and you have to write explanation of all the blocks of 8085 microprocessor. लाइक जैसे हमने जो 8085 माइक्रो का इंटरनल आर्किटेक्चर स्टडी किया था, तो इन दैट आर्किटेक्चर हम लोगों ने उसको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था वो हमारा एएलयू था, सेकंड जो है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, एंड थर्ड पार्ट जो है वो कुछ रजिस्टर्स का सेट है। तो एएलयू इज़ अ सिंगल ब्लॉक, timing and control unit is a single block. But while talking about resistors of 8085 microprocessor, there are several resistors in 8085, out of which some are general purpose resistors and some are special purpose resistors. तो जब हम रजिस्टर्स की बात करने लगते हैं तो फिर उसमें हमारे पास में अलग अलग रजिस्टर्स हैं, हर एक रजिस्टर का अपना अलग फंक्शन है। एक्यूमुलेटर है, टेम्पररी रजिस्टर है, स्टेटस फ्लैग्स हैं, फिर जनरल पर्पज़ में बी सी डी ई एच एल पेयर रजिस्टर्स हैं, उसके बाद स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है। तो बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर का अपना अलग अलग पर्पज़ है। तो यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल दीज रजिस्टर्स, ALU and timing and control unit while describing the internal architecture of 8085 microprocessor. एंड फंक्शन आप लोगों के साथ हमने डिटेल में सभी ब्लॉक्स का डिस्कस किया है। और क्योंकि अब आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ रहे हैं तो इस आर्किटेक्चर को और इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए समझना कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लाइक जैसे एक्यूमुलेटर की बात करें तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है। जितनी भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें से एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिजल्ट है इट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। So that is why the most important register in 8085 microprocessor is accumulator. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग इम्पोर्टेंस है, जिनकी हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम किसी भी एक पार्ट को उसमें से नेगलेक्ट कर दें या रिमूव कर दें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर माइक्रो प्रोसेसर टू ऑपरेट और टू परफॉर्म एनी टास्क। तो नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि एक्सप्लेन द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। So in pin diagram of 8085, you have to draw the pin diagram of microprocessor 8085, which is of 40 pin, and you have to draw the pin diagram sequentially. Means from starting from pin number 1, 2, 3 and so on. आपको all 40 pins को sequentially draw करना है along with their names. एंड डिफ़िकल्टी सिर्फ यहाँ पर इसी चीज़ की है कि आपको हर एक सीरियल नंबर पिन का नेम याद करना पड़ेगा। एंड इसको रिमेंबर करने की जो टेक्निक थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्योंकि जो हमने पिन डायग्राम स्टडी किया था उसमें इसीलिए हमने आपको दो डायग्राम शेयर किए थे। एंड जो दूसरा डायग्राम था उस डायग्राम में आपको सिग्नल्स के पिन्स के ग्रुप्स बना करके शो किया गया। एंड जब हम ग्रुप्स बना करके याद करते हैं तो इट बिकम easier टू लर्न द पिन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो आप
सभी पिन्स को मतलब मीन्स पिन डायग्राम तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जितने भी पिन्स हैं उनको आप एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में आप एक एक पिन का एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, या आप जैसे ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लाइक जैसे एडी नॉट से लेके AD7 आपने हेडिंग डाल दी, एंड उसके बाद में फिर ये 8 पिन्स आपने 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दी कि दीज पिन्स आर यूज्ड एज एड्रेस बस एंड डेटा बस। और ऐसे ही आप A8 से A15 लिख देंगे एक हेडिंग, और आप लिख देंगे कि दीज आर द एड्रेस बसेस। तो इस तरह से आपकी जो है 8 8 16 पिन ऐसे ही इस्तेमाल हो जाएंगे। फिर आप एक हेडिंग डाल सकते हैं X1 X2 की, मीन्स जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि क्लॉक फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, तो 2 पिन्स उसके लिए यूज़ हो गई जो उसके क्रॉस हो रही हैं। ऐसे ही 2 पिन्स का ग्रुप आप सप्लाई का बना सकते हैं, VCC एंड VSS का। एक को हम +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं एंड एक को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो 2 का ग्रुप ये फॉर्म हो गया। इसके बाद में एक ग्रुप आप बना सकते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स का या एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल का, जिसमें कि आप सारी इंटरप्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें इंटरप्ट्स के बारे में एक एक लाइन आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, एंड आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। ऐसे ही आप कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल का भी एक ग्रुप फॉर्म करके ALE सिग्नल हो गया, S0 S1 हो गया एंड अदर कंट्रोल सिग्नल से उनको एक ग्रुप में बना करके आप ये पिन डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप ग्रुप बना करके भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं सो दैट कि जो आपका मैटर है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग पिन्स को अलग अलग, जैसे कि ALE को अलग एक्सप्लेन कर रहा है, S0 S1 को अलग एक्सप्लेन कर रहा है, इंटरप्ट्स में ट्रैप अलग है, RST 5.5 6.5 7.5 सबको अलग अलग कर रहे हैं। तो इट इज़ योर चॉइस कि आप अलग अलग करना चाह रहे हैं, बट अलग अलग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा जो लेंथ है आपके आंसर की वो ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज जब भी हम कोई आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम या डायग्राम बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आंसर्स में कंसाइज होने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम टू मच लेंथी and will take a lot time in exam। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लैग्स ऑफ एलियो। तो जब हम फ्लैग्स ऑफ एलियो की बात कर रहे हैं तो जो स्टेटस फ्लैग है जिसमें कि हम फ्लैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस फ्लैग रजिस्टर इज आल्सो ऑफ 8 बिट्स। इस तरह से 8 बिट का एक ये स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है, और 8 बिट में आपकी हमारे पास में जो फ्लैग्स हैं वो टोटल 5 फ्लैग्स हैं। CY फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। तो ये टोटल हमारे पास में 5 फ्लैग्स हैं। रेस्ट जो 3 बिट्स हैं वो अनडिफाइंड है, तो 3 बिट्स को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ इन 5 बिट्स को यूज़ करते हैं एज ए फ्लैग। एंड फ्लैग्स का जो वर्क है वो हमने आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया था, और अभी जब हम लोग इंस्ट्रक्शन स्टडी कर रहे थे तो उसमें भी कहीं कहीं पर मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में जैसे सभी फ्लैग्स सेट या रिसेट हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कशन इसका किया है इन फ्लैग्स का। तो ये टोटल कंप्लीट स्टेटस फ्लैग्स हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, हर एक फ्लैग को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना होगा। लाइक कि जैसे हम CY फ्लैग यानी कैरी फ्लैग की बात कर रहे हैं, तो व्हेन दिस कैरी फ्लैग इज सेट, आपको इस क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर देना है। एंड आंसर क्या होगा कि लाइक जैसे कि हमने कोई भी ऑपरेशन किया, एडिशन ऑपरेशन किया, एंड एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो रिजल्ट आया वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया, सॉरी। एंड जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे, जैसे कैरी फ्लैग की बात है तो हमने क्या किया, 8 बिट के 2 डेटास को ऐड किया, एंड जैसे ही हमने एडिशन परफॉर्म किया रिजल्ट में भी हमारे पास में 8 बिट का डेटा आया, बट लास्ट बिट का जब हमने एडिशन किया तो एक कैरी एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, एंड एक्यूमुलेटर में तो 8 ही बिट जाएगा, जो 9th बिट कैरी की जनरेट हो रही है उसको हम नहीं स्टोर कर सकते।
तो इन दिस केस क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर विल चेक कि कोई कैरी तो नहीं जनरेट हुआ है रिजल्ट में। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो दिस फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज दिस फ्लैग विल बिकम रिसेट, मीन्स जीरो हो जाए। ऐसे ही ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब क्या है कि जैसे कि हम जो भी डेटा बिट्स है, हमारी 8 बिट की डेटा बिट्स है, तो डी नॉट से लेकर के D7 तक टोटल 8 बिट्स होती हैं अगर हम उनको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें। तो अभी जिस जैसे हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो पहली जो पोजीशन है वो जीरोथ पोजीशन हुई। तो इस हिसाब से जो थर्ड पोजीशन होगी, इफ़ देयर इज़ अ कैरी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द थर्ड पोजीशन and it is going to the fourth position, then this carry is known as auxiliary carry. And if in any result this carry is generated, auxiliary carry is set to 1, otherwise it is set to 0. Similarly parity flag की बात करेंगे, after any operation we check number of ones present in the result. If the number of ones present in result is even, then this flag is set to 1, otherwise it is set to 0. Similarly, zero flag की बात करते हैं, तो as the name suggests zero flag. If by performing any task the result comes is zero, then this flag is set to 1, otherwise it is set to 0. And sign flag के केस में क्या है कि if the result is negative, then this flag is set to 1, otherwise it is reset. Means negative है तो ये 1 है, और अगर पॉजिटिव है तो इस फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 है। ऑक्सिलरी कैरी नहीं जनरेट हुआ है, थर्ड बिट से फोर्थ बिट में कैरी नहीं गया है, तो दिस फ्लैग इज 0। लास्ट बिट पे कैरी नहीं जनरेट हुआ है तो इट इज 0। एंड इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप अगर एक एग्जांपल इंक्लूड कर देंगे, इट विल बी मच बेटर। कि आपने एक एडिशन का एग्जांपल दे दिया जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने पांचों फ्लैग्स की सेट या रिसेट वैल्यू डिस्क्राइब की। आपका मतलब जो भी आंसर आप दे रहे हैं, उस आंसर में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एडवांटेज हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा। तो मल्टीप्लेक्सिंग वाला एक ये क्वेश्चन और आपका अभी रह जाएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एडवांटेज के लिए तो आप लोग भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या एडवांटेज है, क्योंकि हमने मल्टीप्लेक्सिंग की है वो भी एक नहीं 8 बिट्स की। क्योंकि जब हम इस मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट AD नॉट टू AD7, इन पिन्स की हम बात कर रहे हैं। जिसको कि हम इन 8 पिन्स को एड्रेस बस की तरह भी यूज़ करते हैं एंड डेटा बस की तरह भी यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू। तो इसकी वजह से, इस मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोग 8 पिन्स को मल्टीप्लेक्स करके यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम ये मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करते तो हमें क्या 8 बिट्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर हमने 8 बिट एड्रेस के लिए अलग यूज़ की, 8 बिट डेटा बस के लिए अलग यूज़ की, तो हमें टोटल 8 बिट्स और एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में 8 पिन्स एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी। इसका सोल्यूशन
आप बुक से करिए, मिल जाएगा आपको, 2 लाइन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट फिर जो टॉपिक है रजिस्टर्स, एएलयू, कंट्रोल स्टेटस, इंटरप्ट एंड मशीन साइकिल, इन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। तो ये 2 रजिस्टर्स का यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है कि इनका फंक्शन क्या है। इजी है, डायरेक्ट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की डिटेल आपको लिख देनी है एंड प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू ही मूव होती है माइक्रो प्रोसेसर पर। एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का ही एक पार्ट और है जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, जो कि जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको मशीन लैंग्वेज में डिकोड करके एएलयू को प्रोवाइड करता है, सो दैट कि एएलयू कैन अंडरस्टैंड कि उसे क्या टास्क परफॉर्म है। ऐसे ही जो भी इंस्ट्रक्शन आनी है, मीन्स जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है माइक्रो प्रोसेसर के पास फॉर एग्जीक्यूशन, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता है कि प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर्ड है, एंड उसको प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है और 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। तो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को कॉल करने के लिए जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहता है। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन कॉल हो गई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो गया। फिर वो इंस्ट्रक्शन कॉल हो गई, एग्जीक्यूट हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर हो गया। इस तरह से प्रोग्राम काउंटर में ये प्रोग्राम को काउंट करता रहता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, उसी की काउंटिंग यहाँ पर चलती रहेगी। फिर कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी जो आपने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्क्राइब की होंगी आर्किटेक्चर में। तो हियर वी विल डिस्क्राइब अ डिटेलिंग ऑफ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, लाइक कि जैसे कि एएलयू सिग्नल हो गया तो उसके थ्रू हम कैसे मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। एंड अगर हम जैसे एक और कंट्रोल सिग्नल है S0 एंड S1, तो ये जो 2 पिन्स होती हैं, इन पिन्स के स्टेटस के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेट में है। तो ये दोनों पिन्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है एंड 1 1 हो सकती है। इस तरह से हम यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर की टोटल 4 स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पिन्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कि माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेट में बाउंड कर रहा है। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर के स्टेट्स हैं, एक रीडिंग स्टेट है जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रीड कर रहा होगा, एक राइटिंग स्टेट है जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा को राइट कर रहा होगा आइदर इन मेमोरी डिवाइस और आईओ डिवाइस। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में है कि नहीं है, मीन्स कि प्रोग्राम अगर एंड हो गया है तो वो हॉल्ट स्टेट में चला जाता है, उस समय वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से ये जो टास्क परफॉर्म कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेट में है, इन 2 पिन्स का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों पिन्स की जो भी वैल्यू होगी, मीन्स 0 0 है, मीन्स दोनों पिन्स लो स्टेट में हैं, और ऐसी 0 1 है तो S0 लो है, S1 हाई है, या 1 1 है तो दोनों हाई है। इसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से स्टेट में है। तो आपको ये डिटेलिंग देनी है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ईच एंड एवरी कंट्रोल सिग्नल या स्टेटस सिग्नल जो है हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटरप्ट सिग्नल्स। यहाँ हमने पिन डायग्राम में भी इंटरप्ट सिग्नल्स को एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पर तो आप सिंगल लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, बट इन दिस क्वेश्चन आपको इंटरप्ट सिग्नल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है। अब डिटेल में आपको क्या लिखना है, जैसे कौन कौन से इंटरप्ट है उसके बारे में तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ आप इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी के बारे में लिखेंगे कि इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी क्या है, कौन सी इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, कौन सी लोवेस्ट पे है, उसका सीक्वेंस बताना होगा प्रायोरिटीज़ का। इसके अलावा आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह के इंटरप्ट्स को हार्डवेयर इंटरप्ट कहा जाएगा, कौन सी इंटरप्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगी। ऐसे ही कौन सी इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट है, कौन सी नॉन मास्केबल इंटरप्ट है।
तो ये डिटेल्ड हम लोगों ने स्टडी इंटरप्ट सिग्नल्स की थी व्हाइल वी वर डिस्कशिंग 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो वहाँ से आपको ये इंटरप्ट सिग्नल्स का भी आंसर मिल जाएगा। देन फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड मशीन साइकिल, लास्ट वीक हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू साइकिल्स, फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। In fetch cycle, the instruction to be executed is fetched from memory, and in execution cycle क्या होगा, instruction is decoded first and then it is executed by the microprocessor। मीन्स जो भी टास्क परफॉर्म करना है, लाइक एडिशन करना है तो एडिशन विल बी परफॉर्म ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन साइकिल। ऐसे ही फिर मशीन साइकिल्स का भी कॉन्सेप्ट है कि माइक्रोप्रोसेसर जो भी टास्क परफॉर्म करता है तो हम हर एक टास्क को एक एक मशीन साइकिल्स में डिवाइड करते हैं। एंड जब इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन साइकिल विल कंस्टिट्यूट ऑफ मोर देन वन मशीन साइकिल्स। एंड इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था, उसमें एक इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेनेशन दिया था हमने। तो आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ऐसे ही एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर की बात करेंगे तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था। हमने आपको 8085 के एड्रेसिंग मोड्स वहाँ पर बताए थे, आप वहीं से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये इतने क्वेश्चंस का तो आंसर हो गया। रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आगे जैसे हम लोग जब स्टडी कर लेंगे तो उनका भी सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। एंड जो ये क्वेश्चंस है 12, 13, 14, इनका सोल्यूशन करने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इसका सोल्यूशन आप कोशिश करिए कि अगर आप लोग कर देंगे तो इट विल बी मच बेटर। एंड इससे ये भी पता चलेगा कि कितना माइक्रोप्रोसेसर आपको समझ में आ रहा है। अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा। अदिति, Present, sir. अंशिका, Yes, sir. शौर्य, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, 8, 9, 10, 11, Present, sir. 12, Sir. 13, Yes, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, 16 present, sir. 17, 18, Yes, sir. 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25,
26, 27, Present, sir. 28. Present, sir. और भी कोई है 28 के बाद? सर रोल नंबर 5 प्रेजेंट। नंबर 5 लेट क्यों ज्वाइन किया है क्लास? सर वो एरर बता रहा था ज्वाइन करने पे, एरर 005। और किसी की अटेंडेंस? Sir, 25. 25 बस। और किसी की अटेंडेंस मिसिंग है? ठीक है, एब्सेंटी सुन लीजिए आप लोग। 99, 01, 2, 3, 7, 9, 10, 17, 19, 26। नाइनटीन की भी लगा दी अंशुमन तिवारी। ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ आप लोगों को पूछना हो माइक्रो प्रोसेसर में, कोई क्वेरी हो आप लोगों की? ट्यूब शीट में कुछ डिस्कशन करना हो तो कर लीजिए। जितना सिलेबस हो गया उतना हमने डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लिया है। इसके अलावा अगर किसी डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग बता दीजिए। आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। जिसकी कुछ क्वेरी हो तो वो वेट कर सकते हैं, पूछ लीजिए। आई एम वेटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।